Okay, Richi. Today we're gonna doing this topic which says archaeologists discover evidence of prehistoric island settlers. ये आपका P1 है और ये एक एकेडमिक का पैसेज है। एकेडमिक के पैसेज की जो लेंथ होती है वो ऑलमोस्ट ऐसी होती है। अगर मैं इसको 2 पेजेस पे लेके जाऊं, यू कैन सी इट्स अ 2 पेज आर्टिकल बेसिकली। अच्छा, इस पे आ नहीं रहा, इसको ऐसे रखते हैं अभी। सो ये 2 पेज आर्टिकल होता है आपका, 1 पेज एंड 2 पेज। ठीक है, एक आर्टिकल में राउंड अबाउट 7 से 900 वर्ड्स के करीब होती है। ठीक है, आपको लगे कि बहुत ज्यादा कंटेंट है पढ़ने के लिए। अगर आपको टेक्निक्स पता है, टिप्स पता है, तो हम रीडिंग तो करेंगे, मगर जरूरी नहीं कि सारा का सारा पैसेज पढ़े। हम क्वेश्चंस के मुताबिक स्पेसिफिक रीडिंग करेंगे, मगर जहां पर क्वेश्चन का आंसर होगा वो वाला कंटेंट पूरा पढ़ें। दैट्स द टेक्निक। गुड। तो इसलिए क्वेश्चंस की सेटिंग, क्वेश्चन की टेक्निक्स पता होनी चाहिए। As per this document या this article, we have 2 sets of questions. The one set is true false और ये पहले questions है 1 till 7, and the second set is notes completion या simple fill ups है आपके क्वेश्चन नंबर 8 से 13। एक सिंपल सा रूल आप ले लें, आईएलटीएस के पेपर में जो क्वेश्चंस का सेट रीडिंग में पहले आता है वो मोस्ट प्रोबेबली आर्टिकल के शुरू में होते हैं, और जो क्वेश्चंस दूसरे होते हैं वो आर्टिकल के एंड पे होते हैं। अगर आपने बाय डिफॉल्ट ही ट्रू फॉल्स सेलेक्ट कर ली है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपने जो आंसर सर्च करना है ना वो यहां से स्टार्ट करना है, पहले पेज से इसके आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। दूसरी टिप, आपके सारे क्वेश्चंस सीक्वेंशियल ऑर्डर में होते हैं। अगर मैं ट्रू फॉल्स की बात करूं, 100% सीक्वेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये दूसरे पैराग्राफ में आंसर मिल गया, तो फिर नंबर 2 जो है दूसरे पैराग्राफ में होगा या तीसरे पैराग्राफ में होगा, एंड देन सो ऑन। और अगर कंसेक्यूटिव पैराग्राफ्स में आंसर नहीं भी आया तो ये फॉरवर्ड जंप ही होता है। हो सकता है बी में आंसर मिला है, सी में नहीं मिला तो डी में मिल जाएगा, ई में मिल जाएगा, एफ में नहीं मिला तो जी में मिल जाएगा। सॉरी, मैं ए बी सी डी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आमतौर पर आईएलटीएस के पेपर में पैराग्राफ्स को अगर लेबल करें तो ए बी सी डी के साथ ही रखते हैं। आज जो हम आर्टिकल कर रहे हैं इसमें उन्होंने लेबलिंग तो नहीं किया, मगर जिस पैराग्राफ में आपको आंसर मिलेगा, द फॉलोइंग पैराग्राफ्स विल गो इन द सीक्वेंस। गुड। इसलिए जब भी आपने ट्रू फॉल्स करना है, कोशिश करें कि पहला या दूसरा क्वेश्चन टैकल करें। इनमें से किसी का आंसर मिल गया, आपको सीक्वेंस मिल जाएगा, फिर उसके बाद पैराग्राफ्स को पढ़ते जाए, आंसर्स मिलते जाएंगे। अब हम सिर्फ ट्रू फॉल्स की टेक्निक पे बात करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं तो हम इसको 2 क्वेश्चंस लेके चलेंगे। ऑलराइट, ये आपके काइंड ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। आपने स्टेटमेंट को एक स्टेटस देना होता है, आइदर ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन। ट्रू और फॉल्स की एक ही टेक्निक है, मैं एक ही टेक्निक बताने लगा हूं, दोनों पे अप्लाई हो जाती है। किसी भी स्टेटमेंट को अगर आप ट्रू का स्टेटस देते हैं या आप इसको फॉल्स का स्टेटस देते हैं, इसकी कंडीशन ये है, इट हैज टू मैच 100%। मैं बात कर रहा हूं, इसको समझ नजर आ। ठीक है, यहां पे लिखते हैं, हम स्टेटमेंट पूरी कर लें। क्वेश्चन स्टेटमेंट मस्ट मैच, मैं शुड भी नहीं यूज कर रहा, मस्ट मैच 100% with the text। ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं सेंस वाइज। बस इस चीज की समझ आ गई तो हमें ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की सारी स्टोरी क्लियर हो जाएगी। एग्जाम में आप क्योंकि आइल्स की कैंडिडेट है तो आपने लिस्टिंग भी पढ़ी है मेरे साथ, रीडिंग भी पढ़ी है, राइटिंग भी एंड सो ऑन। तो आइल्स के पेपर में सारी की सारी गेम वोकैबुलरी पे टिकी हुई है। ये बात समझ आ गई अभी तक? अगर आपकी वोकैब तैयार नहीं है, यू आर इन ट्रबल। इसकी वोकैबुलरी कह लेंगे एक बेस पॉइंट है इसका। ये जो स्टेटमेंट है ये टेक्स्ट में कहीं पर भी एज इट इज लिखी हुई नहीं मिलेगी, कॉपी एंड पेस्ट नहीं। हाँ, मगर ये स्टेटमेंट टेक्स्ट में लिखी जरूर होगी किसी ना किसी वे में। किसी ना किसी वे का मतलब है यहाँ तो उन्होंने स्टेटमेंट के सिनोनिम्स यूज किए हैं या इसी स्टेटमेंट के उन्होंने पैराफ्रेजिंग कर दी। सिनोनिम यूज करें या पैराफ्रेजिंग यूज करें, सेंस तो नहीं ना चेंज होगी। अगर इस स्टेटमेंट की सेंस मैच हो जाती है 100% और यही सेंस मैच होती है, तब स्टेटमेंट हमेशा ट्रू रहती है। और अगर ये स्टेटमेंट पूरी की पूरी मैच हो जाती है 100%, मगर इसमें कोई एक वर्ड
या कोई एक फ्रेज कॉन्ट्राडिक्ट उलट में लिखा होगा तो ये स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स होगी। मगर पहली शर्त ये है कि ये मैच 100% होनी चाहिए सेंस वाइज, बस। तो ट्रू और फॉल्स में इतना सा फर्क है। इसलिए जब भी जाना है, आप अगर इसको सिर्फ ट्रू को ढूंढेंगे तो आपको फॉल्स ऑटोमेटिकली मिलेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्ट होगा। अगर ये दोनों नहीं है तो आपकी स्टेटमेंट अगर आधी मैच होती, फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला हिस्सा आपका मैच हो गया, ये लिखा हुआ आपको मिल गया है, सिनोनिम है, पैराफ्रेज्ड है, मगर ये जो पोर्शन है ये आपको मिला ही नहीं है टेक्स्ट में, मगर अगेन सिनोनिम और पैराफ्रेज मैच करने के बाद आपको लग रहा है यार ये बात तो लिखी नहीं हुई है, अगर नो इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा नॉट गिवन हो जाएगा। तो नॉट गिवन को कभी भी सर्च नहीं करना, वो खुद ब खुद निकल आता है, क्योंकि अगर 100% मैच नहीं हो रहा तो वो नॉट गिवन ही होगा। 100% मैच हो गया, सेंस मैच है तो ट्रू है, कॉन्ट्राडिक्ट है तो फॉल्स है। गुड, ठीक है। अब इसको करना कैसे? पहले क्वेश्चन की लोकेशन मैं आपको दूंगा, उसके बाद सीक्वेंस सेट हो जाएगा। सबसे पहले आपने सॉल्व करने से पहले आर्टिकल नहीं क्वेश्चन पढ़ना है। नेवर एवर स्टार्ट रीडिंग दी आर्टिकल, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमने टाइम मैनेज करना है। तो हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है जी, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च हैड टेकन प्लेस ऑन द आइलैंड ऑफ ओबी। यहां तक आपका एक कीवर्ड रहेगा, बिफोर द अराइवल ऑफ सिरी शिप्टन एंड हिज कोलीग्स। अगर आप बोर्ड पे देखें तो मैंने कितनी लाइंस लगाई हैं? सिर्फ 2। आईएलटीएस के पेपर में आप चाहे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दें, उसमें हाईलाइट करने की ऑप्शन अवेलेबल होती है। हाईलाइट का मतलब है आप कीवर्ड मार्क कर, ठीक हो गया जी। आपने पूरी स्टेटमेंट का कीवर्ड बनाना है, ना कि इसमें सिर्फ वर्ड्स पिक करने हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। ये जो ओबी का वर्ड है ना, आपको टेक्स्ट में कई दफा मिलेगा, और ये जो सेरिल शिप्टन का नाम है ये भी आपको कई दफा मिलने वाला है। फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ये इवन दो आपके प्रॉपर नाउन्स हैं, ठीक है, ये चेंज नहीं होंगे, पैराफ्रेज नहीं होंगे। बट आपने अगर इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है तो आपने देखना है कि ये ओबी आइलैंड का नाम और सिरिल शिप्टन का नाम किस सेंस में यूज हुआ है स्टेटमेंट में। उस सेंस को समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। अगर ये सेंस मैच होगी तब आप उसकी सही लोकेशन पे जाएंगे और तब आप आंसर फाइंड करेंगे। सो टेक्निक इज दिस, मेक द कीवर्ड ऑफ द एंटायर स्टेटमेंट। अगर आपको लंबा लाइक कीवर्ड बनाने में मुश्किल है तो उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर लें, ठीक है। मैं इसको फर्दर डिवाइड कर देता हूँ जस्ट टू मेक इट इजी। आप ऐसे कर लें बेशक, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च हैज टेकन प्लेस, ठीक है। अब इसमें ऑलरेडी लिखा है हैज टेकन प्लेस, इसका मतलब कि हो गई हुई है। कहां पे? ऑन द आइलैंड ऑफ ओबी, ठीक है, यहां पे सर्च हुई है। आगे लिखा है जी, बिफोर द अराइवल ऑफ, किसके आने से पहले? सेरल शिप्टन एंड हिज कलीग्स। तो अगर मैं इसकी सेंस क्रिएट करूं तो ये है कि इस आइलैंड पे इनके आने से पहले रिसर्च हो गई हुई है। कौन सी? आर्कियोलॉजिकल। आर्कियोलॉजिकल क्या होता है? ठीक है, तो करते क्या है ये कैसे रिसर्च करते हैं? ओके, बिल्कुल ठीक है। ओके, तो ये चीजें मिलती कैसे हैं उनको? माइनिंग, ठीक है। हम डिगिंग का वर्ड यूज कर लेते हैं, माइनिंग या डिगिंग, ठीक है। माइनिंग का वर्ड एक स्पेसिफिक है, हम डिगिंग कर लेते हैं। ये डिग करते हैं, ठीक है। पहले एक लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं रिसर्च के मुताबिक, अगर लगता है कि यार ये एक पोटेंशियल साइट है, यहाँ पे कुछ मिल सकता है, फिर उसके ऊपर वो डिगिंग करते हैं, और जब वो डिग करते हैं फिर जो बाकियात मिलते हैं जो आप बता रहे हैं, फिर वो आगे फर्दर रिसर्च चलती है, जैसे कार्बन डेटिंग एंड ऑल दैट स्टफ। वेरी गुड। तो जब भी आर्कियोलॉजिकल रिसर्च का जिक्र आएगा इसका मतलब कि खुदाई हो रही है। गुड, ये इसका सेंस है। एक आपका हो गया, दूसरे का भी कीवर्ड मार्क कर लेते हैं, क्योंकि अगर पहला ना मिला तो दूसरा कहीं ना कहीं मिल जाएगा। दूसरे में लिखा है जी, एट द कैलोसाइट्स या किलोसाइट्स द रिसर्चर्स फाउंड द फर्स्ट क्लैम शेल एक्सिस एवर टू बी डिस्कवर्ड इन द रीजन। अब इसके अंदर उन्होंने एक साइट का जिक्र कर दिया है, कैलो या किलो साइट्स। यहां पर रिसर्चर्स को एक्स मिली है। ये एक्स किस चीज से बनी हुई है? क्लैम शेल एक्सिस, ये कह लें कि उसका नाम है, ये उसका कंटेंट होगा। नाम तो नहीं होगा क्योंकि ये कैपिटल्स में नहीं है, ये उसका कंटेंट हो सकता है जिससे वो बना हो। एक्स क्या होती है? कुल्हाड़ी। डन हो गया, ठीक है। अब इसकी सेंस ये है कि इस साइट पे इनको क्लैम शेल एक्सिस मिली हैं जो कि किसी और जगह पे नहीं मिली, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनको जाके सर्च करना है,
और फर्स्ट पेज पे पहले पैराग्राफ से देखिए, अगर तो वर्ड्स मैच हो जाते हैं इसके, तो वहां से आंसर स्टार्ट हो रहे हैं। अगर इसके मैच हो गए तो समझ जाए कि फिर इसका आंसर उससे पीछे होगा, एंड सो ऑन। इन दोनों को सर्च करें, जब लोकेशन मिल जाए वहां से पढ़ के सिर्फ इसके आंसर लगाएं, फिर हम इस पे आगे बात करेंगे। पहले तो मुझे ये बताएं कि नंबर 1 का रेफरेंस कहाँ पे, ये किस पैराग्राफ में मिलेगा? फर्स्ट पैराग्राफ में अवेलेबल आंसर। ऑलराइट, इफ यू गो टू द फर्स्ट पैराग्राफ, तो हमारे कीवर्ड्स मैच हो रहे हैं, पहले कीवर्ड्स मैच करवा दें। ओके, डॉक्टर सिरिल शिप्टन का नाम आ गया, एंड इस लीग्स भी आ गया, और ओबी आइलैंड भी आ गया, और आर्कियोलॉजिस्ट भी आ गया। ठीक है, कहाँ से लेके कहाँ तक इसका आंसर बन सकता है? किस लाइन से किस लाइन तक? यहां तक? फर्स्ट 2 लाइंस कितना? बस यहां तक? ओके जी, here it says जी, in early April 2019, Dr. Siri Shipton and his colleagues from Australian National University became the first archaeologists to explore OB. ठीक हो गया? क्वेश्चन स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ? Archaeological research had taken place on the island of Obi before the arrival of Cyril Shipton and his colleagues. ठीक है, अगर हम वर्ड्स को मैच करें तो वर्ड्स तो हमारे मैच हो गए। डेट नहीं है हमारे पास, आइलैंड ऑफ ओबी आ गया, सिरिल आ गया, मगर अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट इनसे पहले रिसर्च हो चुकी हुई, इनके जाने से पहले। ये सेंस है जी, हैड टेकन प्लेस बिफोर द अराइवल। और वहां पे क्या लिखा हुआ है कि दीज आर द फर्स्ट पीपल। कॉन्ट्राडिक्शन कहां पे? यहां पर भी कॉन्ट्राडिक्शन है, इनसे पहले कोई भी नहीं गया, और वहां पर कोई रिसर्च पहले नहीं हुई। had taken place is उलट information, like opposite information, and before the arrival is again an opposite information, क्योंकि वहां पे क्लियरली लिखा है कि these are the very first people। अब देखें, आपके जब स्टेटमेंट को मैच करना आपने, तो बेसिकली भी मैच द सेंस ऑफ द स्टेटमेंट। कुछ वर्ड्स एज इट इज मिल जाते हैं जो कि एक्चुअली आपके प्रॉपर नाउन्स होते हैं, जैसे सिरिल शिप्टन और ओबी। कुछ वर्ड्स वो पैराफ्रेज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है बिकेम द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट टू एक्सप्लोर, और वहां पे लिखा है द रिसर्च हैज टेकन प्लेस। सो दैट्स द कॉन्ट्रडिक्शन। अब एक टिप देने लगा हूं, जब भी आप किसी क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जैसे आपने मुझे कहा कि सर यहां तक, तो रिक्वेस्ट ये है कि जब तक फुल स्टॉप ना आए आपने वो स्टेटमेंट पढ़नी है। आधी स्टेटमेंट से आंसर कभी भी नहीं निकालना, क्योंकि कभी कभी आगे जाके कोई कॉन्ट्रडिक्शन होती है। इसमें तो नहीं है मगर हो सकती है। इसलिए एक्चुअली इसका जो प्रॉपर रेफरेंस है ना, वो यहां तक बनेगा। हमेशा फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप जाना है। जिसके अंदर उन्होंने क्लियर किया है कि ओबी में भी ये पहले लोग थे, एंड वन ऑफ द मेनी ट्रॉपिकल आइलैंड्स इन इंडोनेशिया एंड मलकुस उट्रा प्रोविंस। तो ये उनमें से एक आइलैंड है इस प्रोविंस का। ठीक है, ये हालांकि एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बट ऑलवेज विद द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। सो नाउ वी नो लाइन नंबर 1 till 3 of the first paragraph is a reference to question number 1, and it clearly states कि ये opposite information है। ऑपोजिट है तो हमने क्या इसका आंसर लगाना है, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि फॉल्स का मतलब ये है कि स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। हमने यही वाला वर्ड यूज किया। एग्री? अब कैसे कॉन्ट्राडिक्ट है? फ्रेज में कॉन्ट्राडिक्ट होता है, इसलिए आंसर इसका फॉल्स है। वेरी गुड। नंबर 2 का क्या आंसर है जी? फॉल्स है इसका भी। ओके, रेफरेंस बताएगा आपने। ऑलराइट, इन द थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ लाइन, प्रेरणा। अब अगेन इसके अंदर हमारे पास एक प्रोमिनेंट कीवर्ड्स थे। इन्होंने एक किलो का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो किलो का रेफरेंस पूरे पैराग्राफ बी में नहीं है, यहाँ पर जाकर है। ठीक है, ओके जी, लाइन नंबर बताएं कहाँ पे है इसका? 5th लाइन से स्टार्ट हो रहा है कि 4th से स्टार्ट हो रहा है? 1 2 3 4। मुझे वर्ड बताए जहां से मैं लाइन लगानी शुरू करूँ। द अर्लीस्ट यहाँ से, फिर तो 5th से आ गया। द अर्लीस्ट एक्सेस एट किलो, कहाँ तक? यहाँ से बस यहाँ तक कि आगे भी? आगे कहाँ तक?
नेक्स्ट फुल स्टॉप तक मैं यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट फुल स्टॉप जो है आपका नॉर्थ ईस्ट तक है। ओके, सो दैट्स द टारगेट लोकेशन। आपका कहने का मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं और जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स हैं मैच हो रही है मगर कॉन्ट्राडिक्ट है, ऐसे ही है कि क्या फॉल्स कह रहे हैं। अब यहां से पढ़ लेते हैं। यहां पर लिखा है द अर्लीस्ट एक्सेस एट किलो वर मेड यूजिंग क्लैम शेल्स। हमारे कीवर्ड्स मैच हो गए, अर्लीस्ट क्लैम शेल से बनी थी। Axes made from clamshells from roughly the same time had also previously been found elsewhere in the region. जो भी इनका मटेरियल है वो सेम मटेरियल इनको किसी और रीजन में भी मिला है, इंक्लूडिंग ऑन द नियर बाय आइलैंड ऑफ गिबी टू द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, उन्होंने रीजन और आइलैंड का नाम भी दे दिया। इसका मतलब कि ये जो कैलो पे मिले हैं ये फर्स्ट फाइंडिंग नहीं है, इससे पहले भी हमें फाइंडिंग हो चुकी हुई है। गुड। अब आप मुझे बताएं कि इसमें कॉन्ट्राडिक्ट क्या हो रहा है अगर आपने इसको फॉल्स किया है तो। फाउंड द फर्स्ट clamshell axis ever to be discovered in the region। ये यहां से पूरी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट है, अब पार्ट्स में कॉन्ट्राडिक्ट है। फाउंड द फर्स्ट, फर्स्ट कॉन्ट्राडिक्ट है, और एवर टू बी डिस्कवर्ड इन द रीजन ये कॉन्ट्राडिक्ट है। क्लैमशेल वाली बात हमारी सिंपल मैच हो रही है। इसलिए किसी भी स्टेटमेंट का ट्रू या फॉल्स होने के लिए फर्स्ट इज 100% मैचिंग। इसमें कोई ऐसी बात है जो मिसिंग है? कैलोसाइट्स का जिक्र आ गया, रिसर्चर्स का जिक्र आ गया, फाउंड का जिक्र आ गया, सारा मिल रहा है। हाँ, जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो फर्स्ट पे और एवर टू बी डिस्कवर्ड इन द रीजन। यहाँ पे एक्चुअली फर्स्ट जो है ना वो उसके साथ ही कि पहले मिला और यहीं पे मिला। चले आप फर्स्ट को चले सिमिलर का डिस्कस, वो भी सही है, अर्लीस्ट। ठीक है, वो पैराग्राफ में जाए तो लिखा है कि वो जो अर्लीस्ट एक्सिस थी उसका उसने रेफरेंस दिया हुआ है। मगर अगर यहाँ पे लिखे ना फाउंड द फर्स्ट एवर टू बी, फिर वो सेंस बनेगी कि शायद इसी की बात करे कि ये वाला मटेरियल यहीं पे मिला कल ही देखा। हाँ जी, फॉल्स की समझ आई है? दोनों सूरतों में हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो कॉन्ट्राडिक्ट है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट के मामले में मैच होना लाजमी है और उसके बाद कॉन्ट्राडिक्ट है। और फ्रेज में देखिए कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, एक वर्ड नहीं, इसलिए ऑलवेज गो इन फ्रेजेस। ठीक हो गया, अब अगले दो कर लें, नंबर 3 और 4। ठीक है, अब आंसर सीक्वेंस में आप अगले पैराग्राफ से आपको आंसर्स मिलेंगे, कीवर्ड बनाए हैं, ये भी आंसर। अब मैं आपको टाइम दूंगा मैक्सिमम 3 मिनट्स। आई एम रीडिंग क्वेश्चन नंबर 3। It says she the size of Obi today is less than it was 18,000 years ago। हाँ जी, पहले तो ट्रू फॉल्स के नॉट गिवन। इट्स ट्रू, ऑलराइट, एंड रेफरेंस। नहीं नहीं, 3 पे रहे हैं अभी, 3 का आंसर ट्रू है, नॉट गिवन है, ट्रू है। जो 3 का ट्रू कह रहे हैं मुझे रेफरेंस से कहाँ पे, किस पैराग्राफ में? ऑलराइट, अगर आप फर्स्ट पेज के 4th पैराग्राफ पे आ जाए, 1 2 3 और 4th जी। ठीक है, अब एक चीज यहां से आपने समझनी है, अगेन इट्स रियली इंपॉर्टेंट। आप मुझे कह रहे हैं यहां से आंसर है, मैं यहां से मार्क करता हूं। सी लेवल्स वर अबाउट 120 meters lower, meaning Obi was a much larger island encompassing what is today the separate island of Pisa as well as several other small islands nearby। ये तो किस साइज की बात, 18,000 किधर है? ऊपर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का जो रेफरेंस है वो पूरा पैराग्राफ है। ट्रू फॉल्स की टेक्निक याद रखनी है, आधी स्टेटमेंट नहीं, पूरी स्टेटमेंट मैच होगी तो ट्रू एंड फॉल्स होगा। अगर एक बात मिस है, एक भी, तो वो आंसर नॉट गिवन में चला जाता। अब अगर आप देखें तो ये यहां से स्टार्ट हो रहा है। द ओल्डेस्ट कल्चरल लेयर्स फ्रॉम कैलोसाइट provided the team with the earliest record for human occupation in Obi, dating back around 18,000 years ago। अब उसने कनेक्टर लगाया एट दिस टाइम, अभी उस टाइम की बात कर रहे हैं। एट दिस टाइम द क्लाइमेट वॉज ड्रायर एंड कोल्डर देन टुडे and the island's dense rainforest would likely have been much less impenetrable than they are now। अब ये बात एक बीच में उसने एक्स्ट्रा डाल दी है
डेंस फॉरेस्ट की, और साथ इसने सी लेवल्स की बात की। इसका मतलब कि बात जुड़ी हुई है उसके साथ। Sea levels were about 120 meters lower, meaning Obi was a much larger island. अब ये जो was a much larger island है, ये again पैक कर। So my dear friends, be careful. ठीक है, जब आप रेफरेंस दें तो मुझे रेफरेंस लॉजिकल वे में देना है कि यहाँ से बात शुरू हुई है, यहाँ जाके कंप्लीट हुई है। सीखने की बात ये है कि एक स्टेटमेंट और पूरा पैराग्राफ रेफरेंस में, तब आपकी जाके वोकैब मैच होगा। अब अगर हम जाके क्वेश्चन को पढ़ें तो क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियरली, साइज की बात कर रहे हैं, यस, और आज की बात कर रहे हैं एज कंपेयर टू द पास्ट 18,000 ईयर्स, सारी बातें मैच होगी। ठीक है, अभी जो साइज है वो कम है एज कंपेयर टू 18,000 ईयर्स अगो। 100% मैचिंग है, सेंस भी सेम है, इसलिए आंसर इज ट्रू। अब मुझे बताएं, ट्रू और फॉल्स के समझ आइए। 1 और 2 हमारे फॉल्स थे और 3 वाला ट्रू है। यहां तक किसी को कंफ्यूजन हो, ट्रू एंड फॉल्स? ठीक है, अब मुझे नंबर 4 का आंसर दें। नॉट गिवन। चलो पहले इसके कीवर्ड्स मार्क कर लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है जी, अ चेंज इन द क्लाइमेट अराउंड 11,700 ईयर्स अगो। ये कीवर्ड हो गया। क्या किया जिसने? हैड अ ग्रेटर इंपैक्ट ऑन ओबी देन ऑन द सराउंडिंग आइलैंड्स। सो 11,700 साल पहले जो भी क्लाइमेट में चेंज आया था उसका ज्यादा असर ओबी आइलैंड पे हुआ मुकाबले में दूसरे आइलैंड्स के। ठीक है, अगर आप नॉट गिवन कह रहे हैं तो क्या इसका कोई रेफरेंस अवेलेबल हो सकता है? ऑलराइट, सेकंड पेज के फर्स्ट पैराग्राफ देखे तो हमारे पास फिगर अवेलेबल है। वेरी गुड। ओके, मुझे अब लाइंस पता है कहां से कहां तक रेफरेंस है। फर्स्ट 2 सेंटेंसेस, इसका मोस्ट प्रोबब्ली यही इसका रेफरेंस है। ठीक है, roughly 11,700 years ago the most recent ice age ended। ये क्लाइमेट चेंज की बात आ गई है, आइस एज से खत्म हो गया। द क्लाइमेट बिकेम सिग्निफिकेंटली वार्मर एंड बेटर, नो डाउट मेकिंग ओबीज जंगल मच थिकर। अब क्लाइमेट चेंज का ओबी के जंगल पे जो असर आया वो तो लिखा हुआ है, मगर ये असर ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर आइलैंड्स, ये बात मिसिंग है। अगर आप ये बाकी का पैराग्राफ पढ़ भी लेते हैं, यहाँ पे अदर आइलैंड्स का कोई रेफरेंस क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट नहीं है। अब एक चीज सीखनी है, जो नॉट गिवन में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। नॉट गिवन का ये हरगिज मतलब नहीं कि देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि जी जब इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो नॉट गिवन है। कैंडिडेट्स कहाँ कंफ्यूज होते हैं? कैंडिडेट्स कंफ्यूज होते हैं कि भाई लिखा तो हुआ है तो नॉट गिवन कैसे होगा। अब कैसे नॉट गिवन है, इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है। क्लाइमेट चेंज हुआ 11,700 साल पहले, इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल है। इसका इम्पैक्ट आया ओबी पे, लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। ये इम्पैक्ट ग्रेटर था, इसका उन्होंने कोई वाजिया हमें क्लू नहीं दिया, और दूसरे आइलैंड्स के मुकाबले में ज्यादा था। ये सारी इंफॉर्मेशन मिसिंग। नॉट गिवन आइल्स के पेपर में जब भी आता है वो एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि आधी लिखी होती है और आधी नहीं लिखी होती। इसी अगर हम अपनी टेक्निक पे वापस जाए तो ये जो 100% मैंने आपको बताया ना, ये याद रखना है बस आप। अगर स्टेटमेंट 100% मैच हो गई है तो वो ट्रू और फॉल्स की कैटेगरी में जाएगी, लाजमी, या तो सही होगी या गलत होगी। और अगर उसकी इंफॉर्मेशन ही पूरी नहीं है, वो कभी भी ट्रू फॉल्स नहीं हो सकती। आपका वहीं से जो है ना आंसर नॉट गिवन में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स व्हाई रीड द फुल रेफरेंस, दैट्स व्हाई मैच द इंफॉर्मेशन। नाउ आर वी गुड? ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन ठीक हो गया। और जी आपको मैक्सिमम 3.5 मिनट से 5, 6, 7 कर ले, फिर इस पे बात करेंगे। मैक्सिमम 3.5 मिनट्स, 5, 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 5, पहले आंसर बताएं क्या है। फॉल्स वाले कितने हैं? आप हैं? नहीं नहीं, बताएं आप मुझे, रेफरेंस फॉल्स कहाँ पे है? आप मुझे बताएं, आप लोगों ने फॉलो करना है प्लीज। क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूं ताकि हमें कीवर्ड मिल जाए। क्वेश्चन सेज जी, द रिसर्चर्स बिलीव, ये रेफरेंस मिलना चाहिए कि उनका मानना है ये, कि देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन वार्मर वेटर वेदर एंड अ चेंज इन द मटेरियल यूज्ड टू मेक एक्सेस। कि वेदर का कनेक्शन है एक्सिस के मटेरियल के चेंज होने में। जी सर बताइएगा, रेफरेंस किधर है? पैराग्राफ बताया ना। ठीक है, सेकंड पेज का आपका फर्स्ट पैराग्राफ है, ठीक है, और लाइन नंबर 2 से पढ़ रहे हैं।
डन हो गया, ठीक है जी, यहाँ से पढ़ रहे हैं जी सर, पढ़ते जाए, ऊंचा पढ़िएगा The प्लीज। researchers, it is no coincidence that around this time the first exit grafted from the stone rather than seashell appear, likely in response to their heavy duty use for the clearing and modification of increasingly dense rainforest. ठीक है, तो कौन सा वर्ड कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है पैसेज में से, मुझे बताएं कौन सा वर्ड कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे लिखा है। आप ये नो कोइंसिडेंस पे तो नहीं अड़ गए कहीं? क्योंकि फॉल्स होने के लिए कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्ट होना चाहिए, वो फ्रेज निकाल दें। आपके जो साथ बैठे हैं वो भी कह रहे थे फॉल्स है, आप बता दें। कि देयर शुड बी अ स्टेटमेंट और फ्रेज जो आपने जाके मैच किया अगर कॉन्ट्राडिक्ट होगा। क्या समझ लें, जो समझ लगी वो बता दें आप। यहाँ पे लिखा है this time first X crafted from stone rather than seashell appears. ओके, सो व्हाट डज इट मीन? It means पहले जो एक्सेस थे वो सर वो स्टोन थे उन्होंने बनाए थे, लेकिन बाद में वो उलट बोल रहे हैं, पहले सीशल से बने थे, बाद में स्टोन से बने। अच्छा, एक मजे की बात बताता हूँ। मुझे ना अक्सर, क्योंकि स्टूडेंट्स क्यूरीज भेजते रहते हैं, तो कल परसों ओईटी की कैंडिडेट ने क्यूरी भेजी। अब थोड़ा बिजी होता है तो मैंने रात को जाके सारे मैसेजेस सॉर्ट आउट करने होते, उन्होंने कोई दिन में टाइम क्यूरी भेजी, ऐसे ही रीडिंग का कोई क्वेश्चन था, और उन्होंने कहा जी सर इसका आंसर बी है, तो मुझे तो डी लग रहा है। क्यूरी छोड़ दी उन्होंने, और तकरीबन शाम को उनका दोबारा मैसेज गया, मुझे समझ आ गई है। तो ठीक है सर, थैंक यू। मैंने फिर उनको मैसेज किया, मैंने कहा जो समझ है ना मुझे वो बताएं, और जो फिर उन्होंने बताया वो गलत था। तो आपको अगर समझ आ जाए तो फिर बताया जरूर करें कि समझ क्या है, ताकि ये ना हो कि आप गलत कॉन्सेप्ट में आ जाए। कभी कभी हम आंसर को देखे ना समझ जाते हैं कि बस ठीक है ये आंसर है, मगर कैसे? ठीक है, आप सही बता रहे हैं, अभी इसको हम क्रैक कर लेते हैं। इसका आंसर ट्रू है, ठीक है सर, प्लीज सर, सर प्लीज सर। तो मुझे ये समझ लगी कि पहले जो फर्स्ट लाइन है ना, फर्स्ट सेंटेंस पैराग्राफ, उसमें बात हुई है क्लाइमेट चेंज की, वेदर की और वेदर की, जो वेरी गुड, ठीक है, क्वेश्चन आप मार्क करते जाते हैं। क्लाइमेट भी आ गया, वार्मर भी आ गया, वेटर भी आ गया। इसी को ही स्ट्रेस देने के लिए उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू रिसर्च, मतलब उन्हीं की ही बात को कैरी कर रहे हैं और आगे बता रहे हैं कि देयर इज नो कोइंसिडेंस, मतलब कोई ये कोई ऐसा नहीं है, ये कनेक्शन है Exactly. बैटर के में भी, वार्मर में भी, और नेक्स्ट को आगे उन्होंने उसको कंटिन्यू किया विद एक्स ठीक है, ये यहाँ तक इसका आंसर बनता है, परफेक्ट हो गया, वेरी गुड, बिल्कुल ऐसे सही एक्सप्लेन किया आप। मैं थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ बस। तो अब हालांकि हमने जैसे पीछे क्वेश्चन किया उसका आंसर हमने फर्स्ट टू लाइन से निकाला था, मगर क्वेश्चन नंबर 5 का जो रेफरेंस है ना वो फर्स्ट से लेके यहाँ तक है, क्योंकि वेदर की यहाँ पे बात आ गई, और जो अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स है ये रिसर्चर्स का बिलीव आ गया। इसके अंदर उन्होंने कहा कि कोई इत्तेफाक की बात नहीं, देयर इज नो कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस इज इत्तेफाक। उन्होंने कहा ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है कि इसी टाइम पे, दैट अराउंड दिस टाइम जब ये सारा वेदर चेंज हो रहा था, जो फर्स्ट एक्सिस क्राफ्टेड थी स्टोन से रादर देन सी शेल्स, क्योंकि इससे पहले सी शेल से बनती थी, मगर इस टाइम पे क्योंकि समुंदर पीछे जा रहा था, रिट्रीट हो रहा था, तो डेफिनेटली फिर उन्होंने स्टोन से एक्सिस बनानी शुरू कर दी। अब according to this there is a direct connection between the weather and the type of material they are using। अगर आप इसको क्वेश्चन पे लेके जाएं so we can understand कि इंफॉर्मेशन सेम है। इंफॉर्मेशन सेम है कि रिसर्चर्स के मुताबिक देर इज अ कनेक्शन, इतफाक नहीं है, कनेक्शन है वेदर के दरमियान और जो मटेरियल चेंज हो गया एक्सिस बनाने के लिए, सो देर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन। इंफॉर्मेशन इज 100% मैचिंग, सेंस सेम है, इसलिए इसका आंसर ट्रू है। अब देखिए, अगर आप इसे जाने क्वेश्चन नंबर 3 पे, 3 वाला इज वेरी इजी एज कंपेयर टू 5। ना समझ आए तो 3 और 5 को बार बार कंपेयर करें कि यार 3 वाला क्यों ट्रू है और 5 वाला क्यों ट्रू है, कैसे मैंने मैच किया, ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। वेरी गुड, व्हाट अबाउट नंबर 6 का सोच लें। नॉट गिवन है, ठीक है, नॉट गिवन इज द करेक्ट आंसर। रेफरेंस है इसका कोई हमारे पास? वेरी गुड,
सेकंड पैराग्राफ में। ठीक है, मुझे ये बता दें, पैराग्राफ आप सही बता रहे हैं, इस स्टेटमेंट में ऐसा कौन सा वर्ड है जो मिसिंग है, जो वहां पे नहीं लिखा हुआ? सरप्राइज, परफेक्ट हो गया। बाकी सारी बात लिखी हुई है। शिप्टन की टीम का जिक्र है, वो भी आइलैंडर्स की हंटिंग प्रैक्टिसेस का जिक्र है, मगर वो उनकी इस हंटिंग प्रैक्टिस से सरप्राइज हो गए इसका मेंशन नहीं, ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला उनको। मगर एविडेंस जो मिला था वो था उनकी हंटिंग टेक्निक्स का, या हंटिंग चीजों का, जिसमें वहां पर उन्होंने किसी एक एनिमल का भी जिक्र किया हुआ है। गुड। सो सेंस क्या है, कोई भी बात अगर मिसिंग है, वर्ड या फ्रेज, वो स्टेटमेंट कभी भी ट्रू फॉल्स नहीं हो सकती। हाँ जी, ये वाला नॉट गिवन समझ आया सबको? सरप्राइज का वर्ड वहां पे पैराफ्रेज, सिनोनिम या किसी फॉर्म में भी नहीं लिखा, चाहे पूरा पैराग्राफ पढ़ लें आप। व्हाट अबाउट 7? Yes, sir. False. ठीक है, मिस्टेक एक्सप्लेन करें, ट्रू कैसे? एक सेकंड, मैं जरा क्वेश्चन पढ़ लूं, कीवर्ड बना लूं, फिर आप एक्सप्लेन कीजिएगा। क्वेश्चन सेज जी, इट इज थॉट, थॉट मीन्स के फिर ये उनका ख्याल है, दैट द किलो शेल्टर्स वर ऑक्यूपाइड कंटिन्यूसली until about 1000 years ago। जब से बने हैं तब से लेके जो पिछला 1000 साल है ना, वहां तक वो ऑक्यूपाइड थे। मीन्स कंटिन्यूसली, बीच में गैप नहीं था, मगर पिछले 1000 साल से वो खाली, ये मतलब है इसका। अब मुझे रेफरेंस दें मिस्टर। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जब से किलो शेल्टर्स बने हैं तब से लेके वो ऑक्यूपाइड है, दरमियान में कभी भी खाली नहीं रहे। जब वो खाली हुए हैं वो सिर्फ 1000 साल है, पिछला 1000 साल से वो खाली है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये देखे ना, वर्ड ऑक्यूपाइड कंटिन्यूसली अंटिल अबाउट, मीन्स कि अगर मैं फर्ज करे कमरा बना देता, मैं कहता हूँ जी कमरा जब मैंने बनाया है, ये जब से बना है तब से ऑक्यूपाइड है, मगर पिछले 1000 साल से ये खाली है। ये सेंस है। अब मुझे बताएं। रेफरेंस जी मैम। thinking about इस तरह था, मुझे मैंने ये सेंस लिया इसमें कि मतलब पहले ये ऑक्यूपाइड नहीं था, कोई एविडेंस नहीं है उसके ऊपर, लेकिन लास्ट 1000 ईयर अगो, पहले ना जो 1000 साल पहले वो ऑक्यूपेंसी की है। occupied। ठीक है, आप एक्चुअली इस अंटिल अबाउट को मिसरीड करके, अब देखिए कितने छोटे से वर्ड्स हैं। अब यहां से पैराग्राफ पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है जी, वट एवर द रीजन फॉर द डिपार्चर, डिपार्चर का मतलब होता है छोड़ देना जगह को, देर इज नो एविडेंस फॉर यूज ऑफ किलो शेल्टर्स आफ्टर दिस टाइम until about 1000 years ago। अब यहाँ पे जो सेंस बन रही है कि 1000 साल पहले वहां पे किसी की रहने की हमारे पास एविडेंस है, मगर पिछले 1000 साल से वहां पे कोई एविडेंस नहीं। when they were reoccupied, अब रीऑक्यूपाइड का मतलब यही है कि वो पहले रिहाइश थी, खाली हुआ, फिर रिहाइश है। रीऑक्यूपाइड का यहाँ पे आपको क्लियरली सेंस बननी चाहिए। इट मींस व्हेन इट वाज क्रिएटेड पीपल वर लिविंग एंड फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड इट वाज एम्प्टी। कितना टाइम पीरियड हमें नहीं पता, मगर पिछले 1000 साल पहले की हमारे पास दोबारा से, अगर मैं टाइमलाइन समझाऊं तो ये है, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम एज्यूम कर लेते हैं कि तकरीबन 4000 साल पहले किलो आइलैंड्स बने थे। चलो इसमें एक 18,000 साल का जिक्र हम वही ले लेते हैं, समझा रहा हूँ सिर्फ। 18,000 साल पहले आपके किलो शेल्टर्स डेवलप हो गए। अब जो लोग उसमें रह रहे थे, रहना शुरू हो गए, आप कह लें कि वो 6000 साल तक उसमें रहे, 6000 ईयर्स ऑक्यूपाइड रहे। क्या रहा? किलो शेल्टर्स। और हो सकता है उसके बाद वो कोई 12 में से 11 निकाल देते हैं, 11,000 ही बन रहे हैं। ठीक है, 11,000 साल तक हो सकता है वहां पे कोई भी ना रहा हो, और फिर पिछले 1000 साल पहले की हमारे पास दोबारा वहां पे रिहाइश की कुछ चीजें। ये ऐसे हुआ है कि वो ऑक्यूपाइड था, फिर बीच में कुछ अर्सा खाली रहा, और हमारे पास जो डेट्स है पिछले 1000 साल पहले भी वहां पे था, और अभी प्रेजेंट में वो स्टिल एम्प्टी है। एक्चुअली ये उन्होंने टाइमलाइन दी है, ऐसे हुआ ये। ठीक है, यहां पर भी मैं एम्प्टी कर देता हूँ।
अब अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे ना, अब आपको समझ आएगी। ये ऐसे लिखा हो, अब बीच में कितनी देर खाली रहा उन्होंने टाइम नहीं दिया। अब आप क्वेश्चन पे जाएं तो क्वेश्चन में जो वर्ड है ना, कॉन्टिन्यूसली, वो वाहिद वर्ड है जो कॉन्ट्राडिक्ट है, कि वो जब से बना तब से उसके अंदर रिहाइश थी, और बस पिछले 1000 साल से खाली है। क्वेश्चन की सेंस ये है। जबकि पैराग्राफ के मुताबिक रिहाइश थी, खाली हुआ, फिर रिहाइश आ गई, अब फिर खाली है। इसलिए ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली इसके अंदर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि इसमें रिहाइश तो थी मगर पिछले 1000 साल से नहीं है। क्योंकि इसकी सेंस ये है, इट इज थॉट दैट किलो शेल्टर्स वर ऑक्यूपाइड कॉन्टिन्यूसली अंटिल अबाउट 1000 ईयर्स अगो। मीन्स कि आज के दौर से अगर हम 1000 साल पीछे जाएं तो वहां पे रिहाइश थी, मगर पिछले 1000 साल से नहीं। सो ये वाली बात आपकी करेक्ट है कि पिछले 1000 साल से वहां पे कोई नहीं रह रहा। किलो शेल्टर्स की बात करेक्ट है, थॉट वाली बात करेक्ट है, ऑक्यूपेंसी की बात करेक्ट है। सिर्फ ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, जस्ट वन स्टेटमेंट, क्योंकि उसके मुताबिक 18,000 साल से जब से वो बना है अब तक, पिछले 1000 साल तक वो ऑक्यूपाइड था। सो दैट्स वेयर द मैचिंग कम्स इनटू प्ले। हाँ जी, कुछ बात समझ आई? अब अगर आपको अंटिल अबाउट का मतलब नहीं आ रहा था तो आई होप कि यहाँ से समझ आ गया हो। ओके, अब मैं इसको जरा सम अप कर रहा हूँ, इसकी टेक्निक एक बतानी, ध्यान से सुनना आपने। अगर आपके ट्रू फॉल्स आते हैं, एक चीज हमने सीख ली कि ये फॉरवर्ड मोशन में, मगर जरूरी नहीं कि कंसेक्यूटिव पैराग्राफ्स में। ठीक है, अगर आपने के आंसर्स निकालने और क्वेश्चंस के अंदर प्रोमिनेंट कीवर्ड्स हैं तो फिर हर पैराग्राफ नहीं पढ़ना। जैसे इसके अंदर ओबी, सेरल शिप्टन, कैलोसाइट्स, ओबी 18,000, 11,000, 17,700, and then we have Shipton's team, OB Islanders, and 1,000 years. ठीक है, अब अगर मैं इसका रेफरेंस दूं तो ये कौन से रेफरेंस पे था? फर्स्ट पैराग्राफ, इसको हम फर्जी तौर पे ए कह देते हैं। टू का आंसर मिला था हमें पैराग्राफ 3 में, इसको हम सी कह देते हैं। ये तीसरा काम भी मिला था चौथे पैराग्राफ में, डी। और चौथा काम मिला था 5वें पैराग्राफ में, ई। और ये भी हमें ई में मिला था। ये 6वां क्वेश्चन काम मिला था, एफ में। और ये आखिरी वाला काम मिला। ले जी, आपको जंप नजर आ गया? बी में नहीं है आंसर, और ई के बाद जी और एच में भी आंसर नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुझे हर पैराग्राफ पढ़ना है तो नहीं है। अगर आप इसके सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं और क्वेश्चन में प्रोमिनेंट कीवर्ड आ गया है, सो अगर आपने इसको मार्क किया है जैसे शिफ्टन और ये, तो ये तो देखा ना कंसेक्टिव में आ गए ई और एफ। अगर किसी क्वेश्चन में प्रोमिनेंट कीवर्ड है जैसे ये 1,000 ईयर्स है, तो फिर आपको जीएच पढ़ने की जरूरत नहीं थी। 1,000 देखे कहाँ लिखा होगा। और अगर आपको कोई प्रोमिनेंट कीवर्ड नहीं मिल रहा तो फिर आप कंसेक्टिव पैराग्राफ में इसको पढ़ लें। ठीक है, मैं बात रिपीट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज द पैराग्राफ यू आर टॉकिंग अबाउट, आपको एक आंसर मिल गया है इस पैराग्राफ से। ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन उसके अंदर कोई प्रोमिनेंट कीवर्ड नहीं, फिर आपने डेफिनेटली अगले पैराग्राफ को ही टच करना है, क्योंकि सीक्वेंस के मुताबिक ये है। मगर अगर अगले क्वेश्चन में कोई बड़ा प्रोमिनेंट कीवर्ड है जैसे उसमें 10,000, 18,000 लिखा है, देन देर इज नो नीड टू रीड दीज पैराग्राफ्स। आप यहां से सीधा यहां जंप कर दो, मगर इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ लें। ये चीज याद रखें, दिस इज अगेन टाइम मैनेजमेंट। अच्छा, आगे गो डाउन दिस वन, समझ आ गया? ठीक है, क्वेश्चन यस मैम प्लीज। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो पैराग्राफ है ये शिप्टन स्टीम इवैक्यूएशन वाला, इसमें हंटिंग टेक्निक्स की कहाँ बात हुई है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। हंटिंग प्रैक्टिसेस की बात हुई है। अगर आप इसमें जाएं, आई विल रीड दिस पैराग्राफ। Judging by the bones with the creatures unearthed in the Callow Caves, people living there mainly hunted the Rothschild's couscous. ठीक है, mainly hunted bones
creature that still lives on the OB today. As the forest grew more dense, people probably used axes to clear patches and forest to make hunting easier. ठीक है, अब आप जो सिर्फ अगर प्रैक्टिस का वर्ड कर रही है ना, तो प्रैक्टिस का वर्ड इसमें पैराफ्रेज्ड है. अगर लिखा है ना दे मेनली हंटेड, तो इसका है कि हंट की कोई ना कोई तो उसकी प्रैक्टिस होगी, तो यही पैराफ्रेजिंग होती, वर्ड टू वर्ड नहीं जाना होता. मेनली ये था कि इसमें जो मिसिंग चीज क्या थी, बात कैलो की हो रही है, यस, बात हंटिंग की हो रही है, यस, बात किसी क्रीचर की हो रही है, यस, सारा कुछ हो गया, रिसर्चर्स की हो रही है, यस, मगर सरप्राइज हुए हैं वो ये वाली बात की यहाँ पर कहीं पे भी नहीं है. जी शाजरे, अभी गुड. अगर आप क्वेश्चन पे जाएं तो इट सेज शिप्टन्स टीम वर सरप्राइज्ड, ये मिसिंग है. उनको एविडेंस मिला आइलैंडर्स का, हंटिंग का, यस, क्योंकि जो बोन्स हैं वो इस बात की निशानदेही करें कि दे हैव द एविडेंस, और जो हंटेड है वो ऑटोमेटिकली हंटिंग प्रैक्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. Okay, sir. Alright. Got it. हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन एनीबॉडी? गुड, ठीक है.